बहन का लौड़ा कंपाइल क्यों नहीं हो रहा ये? हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं अभी सो के उठा हूँ और आजकल सो के उठने के बाद मेरे सिर्फ दो ही काम होता है, एक पढ़ाई और दूसरी आई मीन प्रोग्रामिंग। आजकल मैं दिन भर प्रोग्रामिंग करता रहता हूँ। जैसा कि तुमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, मैं बहुत परेशान हूँ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। लेकिन इसी परेशानी में पता नहीं कहां से मेरे पास एक उड़ते घूमते हुए वीडियो आती है। Why One Piece is बेस्ट। मतलब लोग आज भी उसी बात पे लड़ रहे हैं। खैर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर मेरे पास कॉल आता है एमआरजी, यानी कि मेरे स्क्रिप्ट राइटर, एंड दे आर लाइक, भाई छाती फोड़ रहे बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। I'm like, यार भाई मेरी खुद की फटी हुई मैं दूसरे की कैसे मारूं। लेकिन जैसा कि तुम मुझे जानते हो बेबीज, मेरा एक बहुत ही अच्छा पैशन है उड़ते हुए ड्रैगन के छाछ नोचने का। सो दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड। एंड फिर मैंने वो वीडियो देखी एंड ओ माय गॉड, बिग यूट्यूबर, इतने बड़े यूट्यूबर की मुझे पता भी नहीं चला एग्जिस्ट भी करता है तेरा चैनल। ये वीडियो लिटरली इतनी पॉपुलर होगी कि जब तक मुझे 3-4 लोगों ने डीएम नहीं किया ना, तब तक मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे एग्जिस्ट भी करती है। तो अब जब इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो चुकी है और मैं मुंह धो के आ चुका हूँ, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। टेंशन मत लो, पूरा वीडियो फेस कैम नहीं होने वाला, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, सच बताऊं मेरी ऑलरेडी बहुत दर्द है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ गाइस, अगर आपको ऐसे ऑसम क्वालिटी के टेक वीडियोस को एंजॉय करना है तो आप हमारे चैनल एनवी प्ले गेम्स को चेकआउट करना ना भूलें। वहाँ पे हम ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, एक्सप्लेनेशन एंड इवन फैक्ट्स भी बताते हैं। सो डू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है वन पीस एनिमे एनालिसिस और थंबनेल पे लिखा नॉट बेस्ट। इसका मतलब ये वीडियो क्लियरली वन पीस फैंस को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि क्या वन पीस बेस्ट एनिमे है या नहीं। देखो, जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं कि क्या कोई एनिमे बेस्ट है या नहीं है, तो हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उस एनिमे के पास एक ह्यूज फैन बेस होता है जिसे हम ट्रिगर करके अपने व्यूज कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे डीमन स्लेयर के ऊपर ऐसी वीडियोस बनती है, क्या डीमन स्लेयर बेस्ट एनिमे है, अटैक ऑन टाइटन के ऊपर बनती है, नारुतो के ऊपर बनती है, एंड अब आजकल मैंने देखा है इंडियन कम्युनिटी में वन पीस को भी टारगेट किया जाता है। पर क्या आपने कभी ऐसा देखा है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक बेस्ट एनिमे है या नहीं, डेथ परेड बेस्ट एनिमे है या नहीं, जॉबलेस रिइंकार्नेशन बेस्ट है या नहीं, होरेमिया बेस्ट एनिमे है या नहीं? इन सब चीजों पे वीडियोस क्यों नहीं बनते? क्योंकि ऑब्वियसली इनका फैन बेस बहुत ही लिमिटेड है। सबसे बड़ा फैन बेस हमेशा ही एक शोनेन एनिमे का होता है और उसी कैटेगरी में वन पीस भी आता है। और अगर आपको वन पीस पे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है कि वो बेस्ट है या नहीं, अगर आपको उस पे व्यूज लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी बेस्ट के लिस्ट में आता है, वरना आप उसे टारगेट नहीं करोगे। एंड अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊं तो मैं करीब 2017 से एनिमे देख रहा हूं। मतलब मैं छोटे पे देखता था, पर फिर बड़ा होने के बाद मैं 2017 से वापस रीस्टार्ट किया। एंड आज की डेट में अगर मैं कोई ऑन गोइंग एनिमे देखता हूं या उसकी मांगा पढ़ता हूं, तो वो है वन पीस। दो रीजन हैं। सबसे पहला तो भाई प्रोफेशनल रीजन, क्योंकि मुझे उस पे वीडियोस बनानी होती हैं। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मैं उसकी मांगा को हर हफ्ते एंजॉय करता हूँ। सो मेरे हिसाब से वन पीस इज द बेस्ट ऑफ ऑल एनिमेज दैट आई एवर वॉच्ड, क्योंकि इस एनिमे ने मुझे आज तक खुद से जोड़े रखा है। मैं पता नहीं कब तक इस एनिमे को अभी देखूंगा आगे फ्यूचर में। सो ये था मेरा पॉइंट। पर फिर भी हमारे भाई साहब ने 3 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं अपनी क्रिएटिव वीडियो में, जिससे वो वन पीस को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं। सो हम उन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बी ओटाकू है कौन। तो इससे पहले बी ओटाकू नाम का एक चैनल हुआ करता था जिसके 60-70 के समथिंग सब्सक्राइबर्स थे, और वहां पे ये बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बनाते थे, जो कि था एपिसोड के सबटाइटल्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना। और इनका टाइटल और थंबनेल भी बहुत ही प्यारा सा होता था, अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। ऐसा है कि मतलब अटैक ऑन टाइटन की पूरी राइट इन्हीं के पास है, इन्होंने अटैक ऑन टाइटन ही बनाया था। फिर क्या, जिसने सच में अटैक ऑन टाइटन बनाया था, जिसके पास सच में राइट्स थी, उन्होंने इनके चैनल की गांड मार ली और बी ओटाकू चैनल कॉपीराइट की वजह से टर्मिनेट हो गया। भाई जितनी क्रिएटिविटी एनालिसिस करने में लगा दी ना, अगर उतनी क्रिएटिविटी अपने थंबनेल और टाइटल में डाला होता तो शायद आज बी ओटाकू चैनल के ऊपर वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि क्लाउड के लिए बना रहे होते। That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. I got broads in Atlanta, just don't need the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. Legacies. Think about it. बल्कि अगर मुझे एनिमे की स्टार्टिंग के बेस पर ही किसी एनिमे को चुनना हो तो मैं वन पीस को तो कभी नहीं चुनूंगा। नहीं भाई, हम चुनेंगे ड्रैगन बॉल, क्योंकि ड्रैगन बॉल ने खुद से एंगेज करने के लिए स्टार्टिंग में बुल्मा के बहुत सारे एक्सप्लिसिट सीन्स दिखाए हैं। हम चुनेंगे नारुतो, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में नारुतो एक नंगी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, नारुतो का जो एपिसोड 1 है, अगर उसमें से मैं नारुतो का सेक्सी जुत्सु वाला ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट एडिट करके निकाल दूं, जो कि मैं कर चुका हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो कोई भी उस एनिमे को 10 मिनट के आगे देखता नहीं है। बट उसमें भी इस भाई साहब
साहब की कोई गलती है नहीं, क्योंकि वन पीस का एपिसोड 1 सच में थोड़ा सा डाउन है। बिकॉज वन पीस के एपिसोड 1 में हमारी फाइट अलविदा से होती है, जो कि एक बहुत ही चूतिया कैरेक्टर है वन पीस में, और वहीं पे हमें पता चलता है कि लूफी के पास एक स्ट्रेच होने की पावर है। बट एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों वन पीस का एपिसोड 1 काफी सही था। तो वन पीस का एपिसोड 1 का एयर डेट था 20 अक्टूबर 1999, यानी कि आज से 22 साल पहले वो एपिसोड आया था। और वहीं नारुतो का पहला एपिसोड अक्टूबर 3, 2002 में आया था, यानी कि उससे ठीक 3 साल बाद। और वहीं अगर हम ड्रैगन बॉल जी के फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो उसका पहला एपिसोड 26 अप्रैल 1989 में आया था, यानी कि क्लियरली वन पीस जब लॉन्च हुआ था तो वो सेकंड बिगेस्ट शोनेन एनिमे था। और जिस तरह से लूफी के पावर्स को पोर्ट्रे किया गया था वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि कॉन्ट्ररी में हमारे पास ड्रैगन बॉल था जो कि काइंड ऑफ सुपरमैन जैसा था, लेकिन वहीं वन पीस डेविल फ्रूट्स के कॉन्सेप्ट को लेके आया था और एक ऐसी एबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें एक ह्यूमन कैन स्ट्रेच हिमसेल्फ। तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में लें कि वन पीस कब आया था और उसने किस टाइम पे ऐसी पावर्स और ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो डेफिनेटली अपने टाइम में वन पीस एक क्रिएटिव एनिमे था। और इसलिए टाइम के साथ और भी कई सारे एनिमेज आए जो कि वन पीस से काफी बेटर थे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट में कैसे किसी एनिमे को प्रेजेंट किया जाता है। और इसीलिए आज अभी के टाइम पे यानी कि 2022 में हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, वन पीस की स्टार्टिंग उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे शोनेन की बात हो रही है एंड शोनेन लॉन्ग रनिंग एनिमेज की बात हो रही है, इसीलिए हम किसी शॉर्ट टाइम एनिमे की बात नहीं करेंगे जैसे कि अटैक ऑन टाइटन या फिर डीमन स्लेयर या फिर टोक्यो रिवेंजर्स। अगर हम इन एनिमे से उसे कंपेयर करेंगे देन इट इज टेक्निकली अबाउट आप कितने टाइम में एंजॉयमेंट चाहते हो रेदर देन आपको कितने बड़े क्वालिटी का एंजॉयमेंट चाहिए। उसके बाद इसने वन पीस को अलग अलग एनिमे से कंपेयर किया जिसकी स्टार्टिंग वन पीस के कंपैरिजन में हुक करने लायक है। जैसे कि सबसे पहला था 7 डेडली सिंस। तो ये रहा 7 डेडली सिंस का हुक करने वाला मोमेंट। ब्लीच और ब्लैक क्लोवर तो मैंने आज तक देखा नहीं, कभी मन नहीं बना उन दोनों एनिमेस को स्टार्ट करने का। लेकिन उसके बाद इन्होंने कंपेयर किया वन पीस को नारुतो से, और सिर्फ यही एक लॉजिकल कंपैरिजन था क्योंकि नारुतो ही वन पीस के कंपैरिजन में इतने टाइम तक चल रहा है। और ये रहा नारुतो के एपिसोड 1 का आई कैचिंग मोमेंट। मतलब अगर हमें एनिमे से हुक होना तो हमें कुछ ना कुछ तो लौंडियाबाजी वाला सीन चाहिए ही चाहिए एनिमे में। ऐसे ही नहीं नॉन एनिमे वॉचर्स एनिमे को हेंटाई समझते हैं, यही सारे रीजंस है। फिर उसके बाद भाई साहब ने ये बोला कि अगर आपको वन पीस की स्टार्टिंग पसंद आती है तो आपने एनिमे तब देखा था जब आपका दिमाग विकसित नहीं हुआ था, एंड अगर आपको अभी भी पसंद आ रही है तो अभी तक आपका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। भाई क्या लॉजिक है इस आदमी का। जहाँ ड्रैगन बॉल, नारुतो और 7 डेडली सिंस जैसे एनिमे से वन पीस को कंपेयर किया है इस आदमी ने, वहीं इन सारे एनिमेस के एपिसोड में न्यूडिटी थी ताकि वो अपने व्यूअर को ठीक से हुक कर पाए। और अगर हम सिर्फ 7 डेडली सिंस की बात करें तो उन्हें पता था कि उनकी स्टोरी में कोई खास दम था नहीं, वो सिर्फ थोड़े से एक्शन और इसी न्यूडिटी की वजह से व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाए थे। वहीं हम वन पीस के स्टार्टिंग के एपिसोड्स की बात करें, यानी कि जब लूफी अपना क्रू इकट्ठा कर रहा था, तो सबसे पहले हमने देखा था कि आखिर लूफी को उसका हेड कैसे मिला, यानी कि शैंक्स ने जब अपना हाथ खोया था, दैट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट। उसके बाद हमने एक ऐसे स्वॉर्ड्समैन को देखा जो कि 3 तलवार यूज करता था, वो तो अपने आप में ही बहुत ही यूनिक चीज थी। और जितनी मेहनत की थी जोरो ने 3 स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर करने के लिए, वो भी हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। उसके बाद हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि उसुप वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन वहाँ पे भी हमें गोइंग मैरी मिली थी। उसके बाद जो नामी वाला सीन था, यानी कि आलोंग पार्क वाला एक्ट, वो भी काफी सही था। एंड उसके बाद तो हमें ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन इटसेल्फ यानी कि हमें मीहॉक ही देखने को मिल गया था। तो फिर ये सारी चीजें बोरिंग कैसे हुई? मैं बता रहा हूँ इसने वीडियो बनाई कैसे। इसने 2-4 लोगों से ये सुना होगा कि वन पीस स्टार्टिंग में बोरिंग है, क्योंकि आगे चल के वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उसका स्टार्ट बोरिंग लगने लगता है। और इसी बात को सुन के उसने ये एनालिसिस बनाई है। एंड फिर उसके बाद इसका कहना है कि एनिमे में कुछ बचकाने मोमेंट्स डाल दिए जाते हैं ताकि एनिमे और स्लो बन जाए, जैसे कि लूफी का पानी में गिर जाना। भाई क्लियरली इसने वन पीस नहीं देखी है, क्योंकि लूफी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो पानी में गिर जाएगा तो डूब जाएगा, इसीलिए लूफी को पानी में गिरता हुआ दिखाया जाता है। भाई ये ऐसा बंदा है जो डीसी कॉमिक्स पे जाके केस करेगा कि आखिर तुमने सुपरमैन को रेड सन के सामने लाया ही क्यों। मतलब क्या सेंस है भाई तुम्हारी बातों का? इंसान के पास एक वीकनेस और उसको यूज करके स्टोरी में डाला ही ना जाए। बाकी के मोमेंट बचकाने मोमेंट से भर दिए जाते हैं एनिमे को स्लो करने के लिए, एपिसोड बढ़ाने के लिए, जैसे जोरो भटक के कहीं पता नहीं कहाँ चला जाता है। जोरो का गायब होना फिलर है? お前はもう死んでいる。何? मतलब मैं यहाँ फटा हुआ जैकेट पहन के प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और ये बोल रहा है कि जोरो का गायब होना फिलर है। कौन है? मुझे ये वीडियो भेजा था इस पर पोस्ट बनाने के लिए। एमआरजे फटी गई हूँ मोटा भाई।
भाई इसके बाद तो इस बंदे ने सारे गुनाह खुद ही कबूल कर लिए। इसने खुद ही अपने मुंह से बता दिया कि अभी ये फिशमैन आइलैंड आर्क पे है और उसे ये वाला आर्क बहुत एनोइंग लग रहा है। सबसे ज्यादा परेशान वो सांजी के नोज ब्लेड वाले प्रॉब्लम से। यही होता है जब आप किसी चीज को बिना पूरा देखे उसे जज करना शुरू कर देते हो। सांजी की बैक स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट में उसका नोज ब्लेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए उसके अंदर से उसकी फीलिंग्स है लेडीज की तरफ और इसीलिए वो बाकी के नॉर्मल कैरेक्टर से ज्यादा अट्रैक्ट होता है फीमेल ब्यूटी की तरफ। एंड ये सिर्फ एक सांजी का प्रॉब्लम नहीं है या फिर ये सिर्फ वन पीस का प्रॉब्लम नहीं है। नोज ब्लीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो कि कैरेक्टर्स को दिया जाता है। और क्योंकि इसने जेरमा वाला आर्क नहीं देखा है तो इसे नहीं पता कि सांजी कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कितनी उसकी पोटेंशियल है। वी आर टॉकिंग अबाउट 66 ईयर यार, क्या चूतियापा है यार, बिना देखे वीडियो मत बनाया करो यार तुम लोग। फिर उसके बाद इसका ये कहना है कि कॉटन कैंडी चॉपर यानी कि हमारा जो टोनी चॉपर है वो पूरे सीरीज में सांजी के लिए ब्लड खोज रहा था, क्योंकि सांजी को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था उसके नोज ब्लेड की वजह से। नाउ ये चीज उतने समय तो एनोइंग थी, पर जब आप सीरीज से कैचअप हो जाओगे तब आपको एक चीज पता चलेगी कि सांजी की जेनेटिक्स थोड़ी डिफरेंट है। ही इज फ्रॉम विंसमोक फैमिली और विंसमोक जज ने अपने सभी बच्चों में थोड़ी सी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की थी, जिसका असर इनिशियली सांजी पे नहीं हुआ था। तो उन्हीं मॉडिफिकेशंस की वजह से सांजी एक्चुअली में हाइपर एक्टिव रहता है। ऑल्सो वहाँ पर एक फोरशैडोइंग इवेंट भी थी, क्योंकि वहाँ पे चॉपर ने ये रिवील किया था कि सांजी का ब्लड टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी लोगों की तरह उसका ब्लड टाइप नॉर्मल नहीं है, जो कि टेक्निकली हमें काइंड ऑफ पॉइंट कर रहा था सांजी की फैमिली की तरफ। इतना ही नहीं, एनिमे में आपको पूरे के पूरे 10 से 15 या फिर 20 एपिसोड वाले कुछ फिलर आर्क तक देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बोर करते हैं। एटलीस्ट मुझे तो बोर किए थे, क्योंकि भाई क्या पागल आदमी है यार। Are you mad or what? तूने नारुतो देखा होगा, तूने ब्लीच देखा होगा, तूने शायद ब्लैक क्लवर भी देखा होगा, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि फिलर आर्क्स नहीं देखने होते हैं। मतलब तुम क्या वीकली बेसिस पे इस एनिमे को देख रहे थे क्या कि एपिसोड्स आएगा तो हम देखेंगे, फिर चाहे वो फिलर हो चाहे ना हो। ये कैसा चूतियापा है यार। इतना एनिमे देखने के बाद इस समय इंसान को पता है कि उसे एनिमे में सब कुछ देखना है एक्सेप्ट फिलर आर्क। भाई साहब एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं व्हाई नारुतो इज गे, पर इन्हें नारुतो पूरा देख के ये नहीं पता चला कि हमें फिलर एपिसोड स्किप करने होते हैं। भाई फिलर एपिसोड्स वैसे ही होते हैं जैसा तेरा चैनल यूट्यूब पे है, एनोइंग। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नशा करके एनिमे देख रहा था, क्योंकि मैंने भी एनिमे पूरा देखा हुआ है एंड मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये एनिमे देखा है एंड आज तक मुझे कहीं भी 15 एपिसोड का कोई भी फिलर नहीं मिला। कोई भी ऐसा फिलर नहीं होगा जो 11 एपिसोड से ज्यादा होगा। पता नहीं इसको कहाँ से 15 से 20 एपिसोड का फिलर मिल गया। फिर इसके बाद भाई साहब ने कुछ 3-4 फैक्टर्स बताया जिसकी वजह से वन पीस एक बेस्ट एनिमे है। आज मेरा सबसे पहला पॉइंट था इनका, वो था वर्ल्ड बिल्डिंग, जो की बात बिल्कुल सही है। वन पीस का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत सही है, लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें ड्रैगन की जाटे उखाड़नी है, ना कि हमें उसका बाल सेट करना है। लेकिन फिर इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट था वो था इमोशनल करना। ना इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वन पीस मुझे इमोशनल से ज्यादा एक एडवेंचर से भरा हुआ एनिमे लगता है। एक्सेप्ट फॉर एस की डेथ मुझे कोई ऐसा सीन नहीं मिला जिसमें मैं इमोशनली हो गया हूँ इस एनिमे को देखकर। एस की डेथ से पहले ऐसा कोई भी सीन नहीं था जो कि इमोशनल करती थी इस एनिमे में। एंड एस के बाद कोराजोन था, कोराजोन के बाद रेबेका की मम्मी, टोटोलैंड के बाद सिर्फ पेड्रो की डेथ थी जो थोड़ी बहुत इमोशनल थी, वो भी बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं थी। एंड इसके बाद वानो आर्क में ओडेन और रॉजर की बैक स्टोरी थोड़ी बहुत इमोशनल थी। तो अगर हम बात करें इस आदमी की बातों की जिसमें ये बोल रहा है कि वन पीस के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी काफी इमोशनल है, तो ये बिल्कुल भी गलत है कंपेयर टू नारुतो, जहाँ पे नारुतो का पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट उसके बैक स्टोरी पे था। लूफी, जोरो एंड इवन सांजी, इन सभी की बैक स्टोरी में इतना इमोशनल मोमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं इस एनिमे से अटैच हो पाऊं। इस एनिमे से अटैच होने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इसका यूनिक होना। इसके अलावा सिर्फ 2 ही 3 कैरेक्टर्स है जिनकी प्रॉपर बैक स्टोरी हमें पता है, जिसमें से एक है ओडेन एंड उसकी भी सारी चीजें हमें अभी तक रिवील नहीं की गई हैं। गार्प, रॉजर, व्हाइटबियर्ड, कुमा एंड इवन जोरो जैसे मेन कैरेक्टर्स की हमें बैक स्टोरी नहीं पता। इसके अलावा वर्स्ट जनरेशन के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। बैक स्टोरी हमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में ही पता है, जैसे कि सांजी हो गया एंड रॉबिन एंड फ्रैंकी। एंड ट्रस्ट में इन सभी की बैक स्टोरी उतनी इमोशनल नहीं थी कि मुझे ये पूरा एनिमे से कनेक्ट कर पाए। एंड अगर हम लूफी की भी बैक स्टोरी की बात करें तो नारुतो के कंपैरिजन में उसमें इतना कुछ खास इमोशंस नहीं थे, जिसकी वजह से ये एक रीजन है कि मैं इस एनिमे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अनलेस द मरीनफोर्ड आर्क। इस एनिमे को एंजॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो था इसके एडवेंचर को एंजॉय करना, क्योंकि ये पूरा एनिमे सिर्फ प्रेजेंट में चलता है। इसके पूरे 1000 एपिसोड सिर्फ प्रेजेंट की बातें करते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पास्ट। नरेश भाई का अगला लाइन ये है कि वन पीस हमें अपने इमोशनल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। ना ये लाइन तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि वन पीस अपने यूनिक चीजों से जो कि वो हमारी तरफ फेंकता है उनसे इंप्रेस करता है। जैसे कि काफी सारे लोगों का कहना है कि एनियस लॉबी उनका फेवरेट आर्क है। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉबिन? नहीं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गियर 2 एंड फिर जो गियर 3 में लूफी का जायंट आर्म था उसकी वजह से इंप्रेस हुए थे हम। एंड फिर थ्रिलर बार्क में इट वाज टोटली बिकॉज ऑफ शिमोत्सुकी ryuma एंड लूफी का नाइटमेयर लूफी वाला फॉर्म। एंड बैक इन स्काइपी आर्क जो सबसे बढ़िया वाले मोमेंट्स थे वो था एवरीवन वर्सेस एवरीवन वाला सीन एंड एंड्रू का वो वाला रिएक्शन जब उसे ये पता चला था कि अपने पावर्स का यूज करके वो लूफी की नहीं मार सकता।
एंड फिर इसने एक ऐसी बात बोली जिसकी वजह से मेरा दिमाग हैंग कर गया। इसने बोला कि इन्होंने मरीन फोर्ड वॉर का बहुत ज्यादा नाम सुना था, लेकिन आगे चल के जब ये आर्क अपने कैरेक्टर्स के हाइप का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बना पाता, तब यहाँ पर व्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए इमोशंस का यूज किया जाता है एस की डेथ दिखा के। सो टेक्निकली ही वांट्स टू से कि व्हाइट बियर्ड की जो हाइप थी, यानी कि व्हाइट बियर्ड जितने पावरफुल थे, जितना उन्हें पावरफुल दिखाया गया, उसकी वजह से स्टोरी पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, बिकॉज व्हाइट बियर्ड अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। जो कि मैं मानता हूँ कि मुझे भी इनिशियली ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मरीन फोर्ड का जो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था वो था व्हाइट बियर्ड की पावर्स। ऑब्वियसली उसके बाद भी एक और मोमेंट था, पर उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। सो ये बात सही है कि हम व्हाइट बियर्ड की पावर्स का ज्यादा यूज नहीं कर पाए पूरे आर्क में, पर वहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स थे जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए, जिसपे मैंने एक डिटेल स्टडी वाली वीडियो बनाई थी कि व्हाई वी लॉस्ट मरीन फोर्ड वॉर, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि व्हाइट बियर्ड अपने कंप्लीट पावर्स का यूज दो वजह से नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा इंजर भी हो चुके थे ड्यूरिंग द फाइट। एंड सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो अपने पावर्स का पूरा यूज करते तो ना चाहते हुए भी उनके क्रू मेंबर्स एंड इवन एज की भी जान खतरे में चली जाती, बिकॉज ही इज लिटरली व्हाइट बियर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ। तो प्रॉपर एनालिसिस बनाने के लिए आपको दिमाग चाहिए, जो कि आपके पास टेक्निकली है नहीं। एंड फिर इसकी एक लाइन जहाँ पे इसने ये बोला कि क्योंकि मरीन फोर्ड आर्क अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाती, तो लास्ट में हमें एस की डेथ से थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश की जाती है। भाई इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि एस की डेथ की वजह से मरीन फोर्ड आर्क एक अच्छा आर्क बनता है। देखो भाई बात ऐसी है कि अगर एस नहीं मरता तो वो लूफी के साथ भाग जाता, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक बियर्ड वहाँ पे अपीयर नहीं होता, या व्हाइट बियर्ड की जान बच जाती, या फिर उनका डेविल फूड चोरी नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। व्हाइट बियर्ड की जान सिर्फ तभी बचती अगर शैंक्स वहाँ पे टाइम से पहुंच जाता। और ये बात सभी को पता है कि शैंक्स वहाँ पे अपीयर होने वाला है, क्योंकि इंपेल डाउन में इसकी फोरशैडोइंग कर दी गई थी कि वो काइडो से इस समय फाइट कर रहा है ताकि वो व्हाइट बियर्ड की हेल्प कर पाए। और अगर हम ये बात मान लें कि शैंक्स वहाँ पे टाइम से पहुंच जाता, तो वो एस को बचाने में व्हाइट बियर्ड की हेल्प नहीं करता, रैदर वो सिर्फ ब्लैक बियर्ड से फाइट करता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड उसका एनिमी है और उस समय तक ब्लैक बियर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी एनिमी बन चुका था। अगर शैंक्स व्हाइट बियर्ड की हेल्प करता तो फिर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता, और वो अपना हिसाब खराब नहीं करेगा, बिकॉज वो एक पायरेट है, उसको पता है कि उसके फायदे की चीज क्या है। और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स इतने कैपेबल थे कि वो वहां से आराम से बच के निकल सकते थे अगर शैंक्स ब्लैक बियर्ड को उलझाए रखता। खैर अगर हम ओरिजिनल स्टोरी की बात करें, जहाँ पे शैंक्स लेट अपीयर हुआ था, तो भी ब्लैक बियर्ड वहाँ पे अपीयर होता, वो व्हाइट बियर्ड की जान लेता, उनका डेविल फ्रूट चुराता और फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करता। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि मरीन फोर्ड आर्क में एस के नहीं मरने से स्टोरी के प्रोग्रेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, स्टोरी इमोशनल नहीं होती, पर वो सारी एक्साइटिंग चीजें जो हमने देखी थी, गुरा गुरा नोमी की पावर्स, ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट चुराना, एक ही बॉडी में दो डेविल फ्रूट रखना, सेंगोकू का दाइबुत्सु फॉर्म, मीहॉक वर्सेस क्रोकोडाइल की फाइट, ये सारी चीजों का मतलब खत्म नहीं हो जाता अगर एस नहीं मरता तो। अगर आप आज भी मुझसे बोलोगे कि मरीन फोर्ड आर्क का सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा है, तो मैं यही बोलूंगा कि जिसमें व्हाइट बियर्ड आके पूरे रियलिटी को अपने दोनों हाथों से मार के तोड़ रहे थे, ना कि जहाँ पे एस की डेथ हो गई थी। क्योंकि एस की डेथ से पहले भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और लगातार इस एनिमे को देखते जा रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक दिन में 10-15 एपिसोड एक बार में खत्म कर जाता था। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इसकी डेथ ने हमें इमोशनल किया था। काफी सारे लोग इमोशनल हो गए थे उस मोमेंट पे, और मुझे भी लिटरली कुछ लोगों का कॉल आया था रोते हुए। बट ये कहना कि वो 400-500 एपिसोड देख गए सिर्फ इमोशनल होके, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इसका डेथ ही वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था पूरे के पूरे 500 एपिसोड तक, जो कि मरीन फोर्ड आर्क से पहले तक थी। एंड फिर इसके बाद एक और बात इसका कहना है, जो कि सच में बुलशिट, कितना चूतियापा बात है यार इस वीडियो में। इसमें इसका ये कहना है कि एंड में रेड हेयर पायरेट्स को इंट्रोड्यूस करके काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी जब ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चुरा लिया था। लेकिन फिर भी जब आकागामी पायरेट्स वहाँ पे आए थे, तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। वैसे अगर एनीमे थोड़ा सा ध्यान से देखा होता तो तुम्हें पता चल गया होता कि इंपेल डाउन आर्क में ही मोमोंगा ने ये बोला था कि शैंक्स बिजी है काइडो से फाइट करने में, ताकि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स जाके एस को बचा पाए। तो इस बात को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया था कि रेड हेयर पायरेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड ऑब्वियसली मुझे पता भी था कि शैंक्स यहाँ पे एंट्री लेगा। हाँ, वो कब आएगा ये चीज क्लियर नहीं थी, इसीलिए बोला जाता है कि पूरा देख के ही बकचोदी करनी चाहिए। एंड फिर इसने अपने सेकंड पॉइंट से ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला कि वन पीस इज नॉट बेस्ट बट इमोशनल। भाई क्या चूतिया, वन पीस इज नॉट बेस्ट बट एडवेंचरस। कंक्लूजन ये होना चाहिए ओवरऑल। अगर एक दो सीन इमोशनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एनिमे ही इमोशनल है। इमोशनल एनिमे भाई वो होगा जैसे कि नारुतो, जहाँ पे नारुतो खुद भी इमोशनल है, जिससे लड़ रहा है उसका एनिमी वो भी इमोशनल है, जो नहीं लड़ रहा है वो आदमी भी इमोशनल है, जो पता नहीं कितने दूर किसी और गाँव में बैठा वो भी इमोशनल ही है। तो सारे कैरेक्टर्स तो वहाँ पे रुला ही है, तो वो हुआ ना भाई इमोशनल एनिमे। यहाँ तो चीजें एक्साइटिंग है, एक एक पॉइंट पे ऐसा ऐसा मोड़ देती है चीजें कि मजा आ जाता है। भाई काइडो वर्सेस लूफी ही ले लो ना, जब पहली बार लूफी काइडो से फाइट किया था तो वो इमोशनल था। मतलब आपको नहीं पता कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इतने जल्दी मरेंगे नहीं। भाई वो सीन याद करो ना, जब लूफी अपने हाथ में हवा भरता है, आसमान में कूदता है, बुशुशुकु कोका अप्लाई करके अपने हाथ को हार्डन करता है और फिर जोर से नीचे आके काइडो को मारता है। क्या वो सीन इमोशनल था?
उसकी वजह से आप रोने लगे थे? नहीं ना, तो फिर ये एनिमे इमोशनल कैसे हुआ यार? ये तो एडवेंचर से भरा हुआ है। एंड फिर इस भाई का ये कहना है कि वन पीस काफी ज्यादा अजीब है, जो कि मैं मानता हूँ। हाँ, वन पीस काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि पूरा का पूरा एनिमे वर्ल्ड अजीब है। एंड ये बात भी इसने अपने वीडियो में बोली है। एंड इस अजीबपने की आदत तभी हो गई थी जब मैंने ड्रैगन बॉल स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। तो इसका जो लास्ट वाला पॉइंट था वही प्रॉपर एनालिसिस था। अगर ओवरऑल हम एनालिसिस की बात करें कि हाँ वन पीस अजीब है, लोगों के हंसने का तरीका अजीब है, क्रू मेंबर्स में भी थोड़े अजीब अजीब कैरेक्टर्स हैं, एक तो कोला पे रोबोट बनता है बहनचोद, तो हाँ ठीक है, थोड़ी चीजें अजीब हैं एंड दिस पॉइंट इज एक्सेप्टेड। एंड फिर उसके बाद भाई साहब ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए कि वन पीस क्यों बेस्ट है, जैसे कि वन पीस का अजीब होना, जो कि मैंने शायद कभी बताया ही नहीं कि लूफी के पावर्स थोड़े से अनयूजेबल थे एंड उसने काफी मेहनत करके अपनी पावर्स को अचीव किया है। वेल आई डोंट नो मैंने कितनी बार बताया है। एंड पूरा का पूरा मरीन फोर्ड आर्क की एनालिसिस, हाइप, डेविल फ्रूट्स एंड फोर शेडोइंग की तो आज तक मैंने बात की ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि कम्युनिटी में फोर शेडोइंग की वजह से वन पीस की औकात भी है। एंड ओवरऑल भाई ने वो सारी बातें बता दी जो कि मैं एंड पूरी की पूरी इंडियन वन पीस कम्युनिटी ने, इंडियन वन पीस यूट्यूबर्स ने कभी ये नहीं बताया कि वन पीस क्यों एक अच्छा एनिमे है। वेल मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाई वन पीस शुड बी मोर पॉपुलर देन नारुतो। खैर इसके बाद एक और हमारा प्यारा सा यूट्यूबर है RVS एनिमे हिंदी, तो इस चूते ने भी एक वीडियो बनाई थी बी ओटाकू के ऊपर, जिसमें इसने उसकी इमोशनल वाली बातों को सपोर्ट किया है। मुझे नहीं पता क्या फूक के इसने स्क्रिप्ट लिखी थी अपने वीडियो की। देखो भाई वन पीस इमोशनल है, इमोशनल होना गलत नहीं है, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर वन पीस कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, ये थोड़ा सा अजीब पॉइंट है। क्योंकि मुझे भी याद है जब काइडो ने लूफी की क्रू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी तो लूफी गुस्से में जाके काइडो से फाइट ले लिया था। वेल वहां पे चिल्स वाली फीलिंग आ रही थी, ना कि रोने वाली फीलिंग। तो वन पीस इतना भी इमोशनल नहीं है जितना इसको बोला जा रहा है। इट इज ऑल अबाउट द थ्रिल, इट इज ऑल अबाउट द एडवेंचर। एंड मैं इस एनिमे को इस तरह से एंजॉय करता हूँ कि ये एनिमे करंटली प्रेजेंट में कैसा चल रहा है, मतलब लूफी आगे क्या करने वाला है, ना कि इस चीज से कि आखिर पास्ट में किसी ने क्या किया था। बाकी RVS की वीडियो अच्छी थी, मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो देखी जब मैंने ये रिकॉर्डिंग अभी कंप्लीट की है। अगर आपको देखनी है उसकी वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई वाज सरप्राइज जब मुझे पता चला कि हम दोनों के पॉइंट्स काफी सिमिलर हैं, बस उसके कुछ ज्यादा डिटेल्ड में है। तो अगर आपको डिटेल्ड में एनालिसिस देखनी है तो जाके देख सकते हो। बाकी मेरा काम था रोस्ट करना, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था और मुझे ने लिंक भेज दी करी भैया वीडियो देखो, भैया देखो, तो दिमाग खराब हो गया था मेरा। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन बी ओटाकू के वन पीस एनिमे एनालिसिस वीडियो का रोस्ट। आई होप आप सभी को मेरी वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाली एनालिसिस वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं। जो नहीं है उनको भी भेज दो एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद है तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।